सोचा कि क्यों न महिलाओं की ग्राम सभा कराई जाए। तो जब अच्छा। मैंने वो ग्राम सभा कराने की बात कही, लेकिन चौपाल में नॉर्थ इंडिया में एक पहले से एक रिवाज बना रखा है कि उसमें महिलाएं नहीं जाएंगी। मैं ये जानना चाहूंगी, आपने कन्या भ्रूण हत्या कैसे रोकी? फीमेल फेटिसाइड को आपने अपने गांव में कैसे रोका? मेनोपोज और मेनोपोज की स्थिति के लिए वो जब भी आएगी, तो ये एक जीवन साथी के काम है और एक हाँ। बेटे के भी, कि जो बेटा बड़ा हो रहा है, चाहे वो हम्म। लड़की हो लड़का हो या बेटी हम्म। उसे अपनी माँ के मेनोपोज का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी, और आज का ये एपिसोड नमा टॉक्स का बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये वाला एपिसोड हमारी भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हमारे भारत के संस्कार, हमारी वैल्यूज़, हमारे कल्चर जो हमें सिखाते हैं कि औरत और आदमी एक हैं। औरत का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और इसी कल्चर्स को आगे ले जाते हुए हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़े हैं, मिस्टर सुनील जागलान। नमस्कार। अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन दूं तो वो ख़त्म ही नहीं हो सकता, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं सर। अगर मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँ, आपने विमेन एम्पावरमेंट के लिए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं जो लोग सोशल मीडिया लेवल पे तो बोलते हैं, बट आपने एक ग्राउंड लेवल पे की है। जब आप कुछ साल पहले तक अपने गांव के सरपंच थे, तो आपने गाली बंद घर करके कैंपेन चलाया था। यानी कि आपने कहा था कोई भी अपने घर में या अपने आसपास माँ बहन की गाली नहीं देगा। इसी के साथ साथ आपने पीरियड्स, मेनोपॉज, इवन वुमेन एजुकेशन, वुमेन का कमाना, वुमेन का जॉब्स करना, एआई पावर्ड पंचायत, ऐसी बहुत चीज़ें करी हैं। एंड आपकी स्टोरी से इंस्पायर होके बहुत लोगों ने आपको प्रेस किया है। द गार्डियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ऐसी ऐसी ग्लोबल मीडिया हाउसेस ने आपकी स्टोरी को कवर किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी आपको बहुत प्रेस किया है। मन की बात में कितनी बार आपको मेंशन किया है। इट्स आर ऑनर एट नमा टॉक्स जो आज आप हमारे शो पे आए। बहुत शुक्रिया आपके प्यार भरे शब्दों के लिए कि आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से दर्शकों को रूबरू कराया, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे देखकर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत ज़्यादा आज अच्छा फील कर रही हूँ कि हमारी ऑडियंस कितना कुछ जानने वाली है, क्योंकि फेमिनिज्म वर्ड हम इतना आजकल यूज़ कर रहे हैं कि जिसमें हम विमेन और मेल को इक्वल पे रख रहे हैं। बट ट्रू फेमिनिस्ट, जो सच्चा फेमिनिस्ट होता है, उसकी डेफिनेशन आप है सर। महात्मा गांधी जो 1947 से पहले तक जो महात्मा गांधी ने काम किए थे, वो आज की जनरेशन में आप कर रहे हैं। और अगर हम इसी कॉन्वर्सेशन पे कंटिन्यू करें तो एक बार आप अपनी लाइफ स्टोरी अपने शब्दों में बताइए। देखिए, शायद दुनिया में कोई भी इंसान है, हर व्यक्ति की कोई न कोई बेहतरीन कहानी होती है, किस्से होते हैं। तो वैसे तो साधारण कहानी है, लेकिन उन साधारण कहानी में जो मेरा मोटिवेशन है, वो मुझे मेरी माँ से, पत्नी से, बहन से पता नहीं क्यों नहीं आया। पता नहीं पितृसत्ता की किस प्रकार की चादरें जो हैं, वो संसार ओढ़ा हुआ होता है, और उसकी वजह से जो भाव एक बेटे के तौर पर, एक जीवन साथी के तौर पर और एक भाई के तौर पर होने चाहिए थे, वो अगर मेरे पास मेरी बेटियां ना होती, मेरी प्रेरणा ना होती, उनका जन्म ना होता, तो मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता। आपकी लाइफ की इंस्पिरेशन आपकी बेटियां हैं। मेरे लिए सब कुछ हैं मेरी बेटियां। और अब क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ देश भर में, तो मैं मेरी बेटियों के चेहरे को ही देखता हूँ, और मुझे लगता है वो भी तभी मुस्कुराती हुई सदा के लिए अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रख सकेंगी अगर देश में हर लड़की मुस्कुराती हो। क्योंकि जो मेरी बेटी के लिए चैलेंज हो सकता है, वो दुनिया में, देश में किसी भी लड़की के लिए चैलेंज हो सकता है। ट्रू। तो मेरा एक ही कार्य है, वो ये है कि लड़कियों के चेहरे पर सच्ची आज़ादी की मुस्कान आए, और ये प्रयास
वर्ष 2012 में राष्ट्रीय कन्या दिवस के मौके पर मुझे एक सुअवसर मिला कि मैं एक बेटी का पिता बना। 24 जनवरी 2012 को मेरे घर बेटी का जन्म हुआ और वो जो स्माइल उसके जन्म से मेरे चेहरे पर आई और उस स्माइल को सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो उन्होंने समाज ने अपने आप बना रखे हैं, उसमें कुछ दायरे बना रखे हैं, उससे मेरी स्माइल को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने मुस्कुराना नहीं यानी कि छोड़ा। आपके घर पे बेटी हुई है? मेरे घर पर बेटी हुई है। पहले नर्स ने कहा बहुत ही साधारण शब्दों में और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो थी, बेटी हुई है, और उसके चेहरे पर जो भाव है वो भी उदासी वाले थे। अब मैं उस नर्स को भी किसी भी तरीके से इसमें कसूरवार ठहरा भी नहीं सकता। हाँ। अगर आज के संदर्भ में जब मैं बात करूं, हाँ। क्योंकि वो तो वैसी फिल्में देखकर बड़ी हुई है जहां अगर राजा महाराजाओं की फिल्में बनती थी तो उसके घर में कार्य करने वाली औरतें राजा के दरबार में बेटा होने पर ही खुशी व्यक्त करने के लिए आती थी। दुनिया में कोई फिल्म ऐसी नहीं बनी जहां पर राजा का दरबार दिखाया हो और कोई महिला या कोई अन्य व्यक्ति बेटी होने की खबर उस राजा तक पहुंचा पाए और फिर राजा अपने गले का हार उपहार स्वरूप उस व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको दे। ना ही किसी अन्य फिल्म में इन दायरों को इस तरीके से तोड़ने की कभी साधारण सी कोशिश नहीं हुई। तो उस नर्स को वो भाव वैसे ही देने थे और वो उसकी आदत में शुमार हो गया उसी प्रकार के भाव देने। उसे इसके लिए तैयार नहीं होना पड़ता, उसे किसी ड्रेसिंग रूम में जाके ये नहीं करना पड़ता लड़का हुआ अब मैं ऐसा बिहेव करूंगी, नहीं। हाँ। वो उसके व्यवहार में शामिल हो गया है, उसकी बॉडी ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। क्योंकि शायद जब जब उन्होंने ये न्यूज़ दी होगी पेरेंट्स ने भी ऐसा ही रिएक्शन दिया होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो जो मैं ना उस नर्स का चेहरा कभी भूल पाता हूँ, मेरे लिए तो वो भी प्रेरणा है। हाँ। अगर उसने बेटी हुई है ये 3 मैजिक वर्ड मुझे आराम से ना कहे होते और उसे समझने के लिए कि उसके आराम से बोलने के क्या कारण हैं, तो ये जो पिता है वो इतना अच्छा मनुष्य बनने की कभी कोशिश नहीं करता। तो आपका जो लाइफ में अगर कहें एक चेंजिंग पॉइंट था जहाँ से आपने इंस्पिरेशन ली और आपने ऐसे काम करे अपने गांव के लिए और अपने देश के लिए बदलने के लिए, वो उस दिन आया था जिस दिन आपकी बेटी पैदा हुई? जी, 24 जनवरी को। और फिर गांव में बेटी पैदा होने पर थाली बजाना, उसकी छठी गाना और फिर गांव के लोगों के कुछ विरोध के स्वर या कि इस तरह की रिवायतें नहीं बनानी चाहिए, इस तरह की चीज़ें, या जब मैं मिठाई बांट रहा हूँ तो वहाँ पर ये कहना कि लड़का होने की बधाई देना, मिठाई खाने के बाद बच्चे की बात सुनकर सिर्फ लड़का ही सोचना। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो मुझे मेरी फॉर्मल एजुकेशन में कभी नहीं मिला और ना मुझे कभी सोचने का मौका मिला। लेकिन वहाँ पर क्योंकि मैं पिता बन गया, या पिता बनने पर ये विश देना कोई बात नहीं अगली बार बेटा हो जाएगा। हाँ। इस तरह की बातें कि लड़की का पिता होना एक अलग प्रकार की कैटेगरी या उसको शुभकामनाएं न देना, उसके प्रति सिंपथी जैसे शब्द बोलना, ये सोसाइटी के नॉर्म्स के अंदर फिट बैठता है। हाँ। लेकिन वो मुझे मंजूर नहीं था और फिर कुछ पैट्रियार्की मेरे अंदर भी थी उस समय। अच्छा। क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं। ऑनेस्टली मैं इस चीज़ को कबूल करता हूँ कि मैंने मेरी बहन को लेकर कभी उस तरीके से यूँ सोचा नहीं कि घर में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ। क्योंकि मैंने वैसे ही देखा वैसे ही बड़े हो रहे। माँ पिता जिस प्रकार का जो व्यवहार कर रहे, ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लेकिन घर के काम करने में तो होता ही था कि मैंने तो कभी काम किया ही नहीं। कि अगर आपकी बहन थी तो वो खाना बनाने में मदद करेगी बट आप बैठोगे।
मैं खा रहा हूँ, वो आप खाना खाओ, बना के खिलाएगी, फिर मैं खाएंगे। कभी अपने कपड़े वॉश नहीं कर रहा हूँ घर के किसी काम में, मतलब मेरे अंदर वो स्किल ही पैदा नहीं की, जबकि ये सबसे ज़रूरी स्किल है, हाँ वो होनी चाहिए अगर उस पेरेंटिंग में ये चीज़ होती। हाँ लेकिन मेरे पेरेंट्स का भी कसूर नहीं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही हाँ। देखकर उसको अडेप्ट किया। आई थिंक इन सिचुएशंस में कसूर सिर्फ उस इंसान का है जिसको पता है ये गलत है और वो फिर भी एक्ट नहीं कर रहा, फिर भी अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहा और पेट्रियार्की और ऐसी चीज़ों पे फीड कर रहा है, यानी कि इन चीज़ों से सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है। हाँ, कोई न कोई कारण फ़ायदे का वो ढूंढ लेते हैं। हम्म और जब ये सारा घटनाक्रम घट रहा था, तो उस समय जो मेरे अंदर बदलाव शुरू हुए, उसमें मैं पहली बार मेरे गांव के हेल्थ सेंटर में गया। अच्छा। मैं मैथमेटिक्स का बड़ा अच्छा स्टूडेंट और टीचर, लेकिन मुझे सेक्स रेशियो नहीं निकालना आता था। अच्छा। मुझे सेक्स रेशियो की डेफिनेशन नहीं पता थी। हाँ। जिस गांव का सरपंच बने हुए मुझे 12 से 15 महीने हो चुके थे, वहाँ कभी मैं हेल्थ सेंटर में जाके सेक्स रेशियो चेक करने नहीं गया। वहाँ वहाँ कभी मैंने इस प्रकार के प्रयास नहीं किए। मैं मेरी बेटी के लिए उस हेल्थ सेंटर में गया कि मैं उसका नाम हेल्थ सेंटर में लिखवा कर आऊँ, उसके नाम का पंजीकरण करवा कर आऊँ। और वहाँ फिर मैं रजिस्टर में देखता हूँ कि पिछले काफ़ी महीनों से जो गांव का सेक्स रेशियो है लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। आपका गांव जो है वो हरियाणा में है, बीबीपुर नाम करके। हरियाणा के जिन जिले में बीबीपुर गांव है मेरा, हाँ। और उस गांव का सेक्स रेशियो 2012 में हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशियो में शामिल रहा है। ये एक सच्चाई है। और जब मैं ये देखता हूँ तो फिर मैं ढूंढता हूँ कि इसको मैं कैसे ठीक करूँ, इसमें क्या प्रयास किए जा सकते हैं। हाँ। और फिर मैंने इसके बारे में सोचा, बातचीत की, डायलॉग किया, लगातार लोगों से संवाद स्थापित किया, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सरपंच हूँ तो सरपंच और ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी पावर ग्राम सभा होती है। हाँ। ग्राम सभा में गांव की आबादी के 10% लोगों की हाजिरी, जो कि 18 वर्ष से ज़्यादा होने जरूरी हो। तो मैंने सोचा कि क्यों न महिलाओं की ग्राम सभा कराई जाए। तो जब अच्छा। मैंने वो ग्राम सभा कराने की बात कही तो हमारे गांव में जो मीटिंग पैलेस था उसको चौपाल बोलते हैं। लेकिन चौपाल में नॉर्थ इंडिया में एक पहले से एक रिवाज बना रखा है कि उसमें महिलाएं नहीं जाएंगी, और महिलाएं जाएंगी तो अपना मुंह ढक के उसके पास से गुजरती हैं। उसको पितृसत्ता का बहुत बड़ा सिंबल कहा जाता है। अच्छा। तो फिर उस ग्राम सभा करने से पहले मेरी लड़ाई थी कि चौपाल की पैड़ियों में हमारे गांव की महिलाएं कैसे कदम रखेंगी, उसके लिए संघर्ष करना। 24 जनवरी को बेटी का जन्म हुआ। 18 जून 2012 को हमने देश की पहली महिला ग्राम सभा कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बीबीपुर गांव की सामान्य चौपाल में करवाई। मुझे 4 महीने का समय लगा एक चीज़ को तोड़ने के लिए, महिला ग्राम सभा की ऑफिशियल एंट्री कराने के लिए। गांव की औरतों को, जिसमें 30 साल की भी, 40 की भी, 80 साल की महिलाएं भी, उनको ये समझाने के लिए कि ये मीटिंग प्लेस सभी के लिए है। ये पितृसत्ता का जो सिंबल जो बना रखा है वो आपको गांव या गांव के विकास या तुम्हारे बारे में जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें तुम्हारी सहमति ना हो, इसीलिए ऐसा बनाया गया है, ये समझाने के लिए। तो गांव की ग्राम सभा हुई, पहली बार ग्राम सभा हुई। और जब मैंने उनके सामने मेरा यही कि मेरे अंदर मैं बदलाव महसूस कर रहा हूँ मेरी बेटी के जन्म से, और मैं इतने दिनों में किन स्थितियों से जूझा हूँ, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है। फिर गांव की चीज़ें बाहर निकल कर आई कि गांव में फीमेल फिटिसाइड होता है, और गांव में फीमेल फिटिसाइड की सच्चाई का पता जब चल गया तो फिर हमें निकालना था उसका समाधान। मैं ये जानना चाहूँगी, आपने कन्या भ्रूण हत्या कैसे रोकी, फीमेल फर्टिसाइड को आपने अपने गांव में कैसे रोका? देखिए, देश संविधान से चलता है,
और संविधान के अंदर कन्या भ्रूण हत्या करना एक प्रकार से सीधे तरीके से अपराध है, उसके Agreed. लिए सजा है। हाँ लेकिन लोग उसको करते चले आए हैं, आज के समय में भी कुछ करते हैं। लेकिन हमने उसके लिए हमारे गांव के हर वार्ड के अंदर 3 महिला और 1 पुरुष की 4 सदस्यों की कमेटी बनाई। अच्छा। मैंने कहा बीबीपुर गांव देश का पहला ऐसा गांव बनेगा जिसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग इसी काम पर होगी। भाई हमारा कोई मकसद नहीं कि हम अब गलियां बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें। पहले मुझे सोच सही करनी है, सोच पक्की करेंगे, गलियां बाद में पक्की करेंगे। जब तक नींव हमारी स्ट्रांग नहीं है तब तक बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। बिल्कुल। तो इसी बात पर काम करते हुए हमने काम करना शुरू किया। गांव में हमने एक नियम बनाया कि ग्राम पंचायत, ऑफिशियल नहीं था वो, कि सरकार का कानून नहीं था, अच्छा। लेकिन ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन कराओ भाई। ओके। और जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो 2nd मंथ में कराना कंपलसरी है अब आपके लिए। अच्छा। अब आपको कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। लेकिन एक लिस्ट हमने बनाई जिन घरों में पहली बच्चे के तौर पर बेटी का जन्म हो चुका है। एक लिस्ट वो बनाई जिन घरों में सिर्फ 2 लड़कियां हैं। एक लिस्ट बनाई जिन घरों में सिर्फ 3 लड़कियां हैं। एक लिस्ट बनाई उससे ज़्यादा लड़कियां कहाँ पर है और अभी तक लड़के का जन्म के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो ये सारी लिस्ट जो है, जो मेरा एक प्रकार से वॉर अगेंस्ट फीमेल फिटिसाइड वाला रूम मैंने तैयार किया, उसमें ये लिस्ट चार्ट पे लिख के हमने लगाई। अब बात थी ऐसी गर्भवती महिला और उन परिवारों की प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करना, गांव की बुजुर्ग महिलाओं को साथ में शामिल करके, हाँ। उनके हृदय में परिवर्तन करके, उनके भावों में परिवर्तन करके, जो 4 महीने का समय मैंने लिया, उस समय में मैं उन महिलाओं को दिखा चुका था यूट्यूब से कि आप देखिए कि फीमेल फिटिसाइड होता कैसे है, किस तरीके से डॉक्टर करता है, कैसे वो जो फिटस होता है उसकी गर्दन भी बन चुकी होती है, उसके पैर भी बन चुके होते हैं, और वो कैसे कर एक एक अंग कैसे निकालता है बाहर। हाँ। और ये पाप है, ये मर्डर आपने है। हर वहाँ की स्त्री को दिखाया। ये दिखाया और इस सच से सीधे तरीके से रूबरू कराया कि ये एक प्रकार का मर्डर है। और वो जो मर्डर वाला भाव जो जिस धर्म का है, मेरे गांव में अगर मंदिर थे तो मैंने मंदिर में ही डॉक्यूमेंट्री दिखा दी। मैंने कहा भगवान से तुम सोचते हो कि वो नहीं देख रहा, हाँ। और तुम उससे कुछ मांगते हो, हाँ। तो वो तो देख रहा है हाँ। कि किस कौन कौन ये करा रहा है, और किसको पता है और वो बता भी नहीं रहा है कि मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है। तो ये भाव लगातार पैदा किए। मतलब अगर हम सोचें कि गांव की जो महिला होती है उनके लिए ये सोचना कि हाँ वो कन्या भ्रूण हत्या है, वो उनके लिए एक पाप नहीं है जब तक वो ये नहीं जानते कि कैसे हत्या हो रही है, और हाँ ये सच में गलत है। हाँ। क्योंकि उनका जो परिवार है वो इतने सालों से उन्हें यही दिमाग में डाल रहा है कि एक लड़का होना चाहिए पहले तो, दूसरा अगर लड़का नहीं हुआ तो फैमिली की और हमारे पूरे खानदान की इज्जत खराब हो जाएगी, लड़की हुई तो हमें एक लड़का चाहिए वंश आगे बढ़ाने के लिए। अब वो यही सोचती हैं कि अगर लड़का नहीं हुआ तो मैं गलत हूँ। तो अगर जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और अगर उनकी फैमिली प्रेशर डालती है उन पे, जब उन्हें पता चल जाए कि हाँ लड़की है उनके पेट में, तो उन्हें भी बुरा नहीं लगता है कराने में, या उन्हें भी ये मर्डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि हाँ वो लड़की भी एक इंसान है। और अगर लड़का या लड़की में पहले तो कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, बचपन में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इन औरतों का आपने जिस तरीके माइंडसेट चेंज किया, जिस तरीके किया, सिर्फ बातें करने से, वीडियो बनाने से, इन सब से वो चेंज नहीं आया जो चेंज का तरीका आप लाए, यानी कि आपने उनको रियलिटी दिखाई कि कैसे एक बच्चे की हत्या होगी अगर आप उसकी मौत करवाते हैं। वो भाव जैसा आमतौर पर कहा कि पुरुषों के आंखों में आंसू नहीं होते, वो बातें कहते हुए उन्हें मेरी आंखों में आंसू दिखे, उनको सीधे तरीके से वो भाव दिखे। किसी को सीधा पुरुष में दिखा ही नहीं, उनको मैं इंसान दिखने लग गया प्रॉपर तरीके से। हाँ। जो सीधे तरीके से सच्चाई से उनको रूबरू करवा रहा था। हाँ। उनको सीधे तरीके से आसानी से वो बातें बता रहा था। हाँ। ये पहली ऐसी लड़ाई थी जिसको
मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। और इसको जो सुने देखे, जो उस समय इसको देखने वाले रहे हैं, उनका भी सीधे रूप से हृदय परिवर्तन बहुत बड़े तरीके से हुआ है। क्योंकि अगर मैं आज बोल रहा हूँ या मेरे चेहरे में आप कभी खुशी देखोगे, तो वो खुशी मेरी नहीं अकेले की। अगर उसमें मेरी बेटी की चेहरे की मुस्कान भी मिली हुई है, उसके अंदर मेरे गांव की हजारों महिलाओं की मुस्कान भी मेरी मुस्कान में छिपी हुई है, जो दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। लेकिन जब भी मैं कहीं पर इस वाक्या को, इस बात को बताता हूँ, तो मेरे सामने वो सारे चेहरे नज़र आ जाते हैं जिनकी वजह से मैं अच्छा इंसान बन सका, जो इस वॉर अगेंस्ट फीमेल फिटिसाइड में मेरे साथी रहे। असल में उनकी महिलाओं की लीडरशिप में मैंने ये काम किया पूरे तरीके से। ये लीडरशिप उनकी है, ये आशीर्वाद उन औरतों का है, ये प्रेरणाएं उन औरतों की हैं जिनकी वजह से गांव से एक ऐसा जन आंदोलन शुरू हुआ कि बीवीपुर गांव में फर्स्ट वीमेन फ्रेंडली पंचायत बनी। अच्छा। और उसके बाद नॉर्थ इंडिया के अंदर खाप, जिसको कि पैट्रियार्कल माना जाता है, जिसमें फीमेल्स नहीं होती थी। दूसरा इतिहास 14 जुलाई 2012 को हमारे गांव में ये रचा गया कि देश की पहली महाखाप महापंचायत हुई, जिसमें पहली बार खाप में महिलाओं ने न कि केवल भाग लिया, बल्कि पूरे तरीके से स्टेज पर बैठकर अपनी बातें खाप पंचायत में सीधे तरीके से रखी। और उसमें हमने डिमांड की कि कन्या भ्रूण हत्या करने वालों पर 302 धारा के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये आवाज़ जिससे मैंने सीखा कि उस खाप पंचायत में, जिसे पहले महिलाओं की एंट्री उन्होंने नो एंट्री कर रखी थी, और उसको हमने बड़े तरीके और सलीके से सब लोगों को साथ लाकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सभी स्टेट्स के खाप लीडर और उनके साथ देश भर की महिलाएं जब एक स्टेज पर आई, तो वहाँ महिला वक्ताओं की संख्या खाप लीडर्स से ज़्यादा थी। और उससे मुझे क्या सीखने को मिला? मुझे वहाँ से एक ऐसा लक्ष्य मिला कि फीमेल फिटिसाइड का कारण अकेला ये नहीं है कि किसी भी बहू को बहुरानी का तगमा तभी मिलता है जब वो कुल दीपक को जन्म देती है, लेकिन उसके ऊपर सोसाइटल और फैमिली जो प्रेशर होता है कि आपको कुल दीपक को जन्म देना है, क्योंकि कुल ज्योति उसने नहीं सुना हुआ, वो खुद ज्योति है। और उसको पता होना चाहिए कि ज्योति कुल ज्योति को जन्म दे सकती है, लेकिन ये भाव उसके अंदर उस समय तक नहीं है। प्रॉपर्टी राइट्स, लड़कियों को उनके प्रॉपर्टी राइट देश भर में आज के समय में भी 90% लोग नहीं देते। बहुत बड़ा कारण है। मैं इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स है क्या वैसे? देखिए, बच्चों का जन्म हुआ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो आपकी परिवार पूर्वज की तरफ से जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो पेरेंट्स के द्वारा जो कमाई हुई संपदा है, उस पर उस घर के बच्चों का बराबर रूप से अधिकार होना चाहिए। और बहनें इसलिए नहीं लेती, उन पर प्रेशर ये रहता है कहीं ये भाई फिर तुम्हारे घर आना ना छोड़ दे, कहीं पिताजी नाराज ना हो जाए शादी के बाद, कहीं शादी के बाद तुम्हारा भाई तुमसे बात करना ही ना छोड़ दे। इसलिए देश भर की बहुत सारी लड़कियां अपने घरों से प्रॉपर्टी राइट आज के समय में भी नहीं लेती हैं खुद, क्योंकि उनको इस तरीके से सिखाया गया है कि प्रॉपर्टी राइट लेना पाप होता है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि जब तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारे पति का घर तुम्हारा घर है, ये घर अब तुम्हारा घर नहीं है। लड़की की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है, मैंने जहाँ तक देखा, जबकि उसको सारी मान्यताओं में अलग अलग दर्जा शब्दों के रूप में दिया गया है। लेकिन लड़की की ज़िंदगी को जब मैंने बहुत नज़दीकी से देखा मेरी बेटी पैदा होने के बाद, कि मैं जो इंसान हूँ, मैंने
जो कुछ शुरू किया मेरी बेटी की प्रेरणा से किया, लेकिन लड़की का जो जीवन कि जब वो बड़ी हो रही है, पहले गर्भ से बाहर आने के बाद उसकी किलकारी सुनकर कितने चेहरों पे मुस्कान आएगी, उसकी पहली खुशी छिन जाती है। कितने घर उसका सेलिब्रेशन करते हैं और कितने नहीं करते, और अगर वो उस घर में दूसरी या तीसरी लड़की है तो भूल ही जाओ, मातम छा जाता है। पर क्या ऐसा सिटीज़ में भी होता है? अगर गांव की बात अगर साइड रखे, सिटीज़ की बात करें, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर, ऐसी जगहों में भी ये सेम चीज़ें हो रही हैं? मैं तो आज के समय पूरे देश भर में काम कर रहा हूँ। मेट्रो सिटी, साइबर सिटी, सब जगह जाते हैं। देखिए, जो माइंड सेट है ना पितृसत्ता का, वो समझना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं के अंदर भी पितृसत्ता की परत जमी हुई है। आई एग्री। प्रॉपर्टी राइट ना लेना, बेटे की चाह रखना, वे अन्य जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ पर रिसोर्सफुल लोग जो हैं वो देश के लिए बहुत बड़े चैलेंज हो गए। कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग तो देश को आगे बढ़ाएंगे, हाँ। लेकिन पढ़े लिखे लोग मैंने सीधे रूप से घर में भेदभाव करते हुए देखे हैं। उनके घरों में मैंने लैंगिक समानता नहीं देखी है। इस देश को एक ऐसे सर्वे की ज़रूरत है जहाँ पर रिसोर्सफुल लोग, आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी, जजेज वाली लॉबी, इंस्टार्ज वाली लॉबी, एक जेंडर इक्वलिटी और फैमिली वाला प्रॉपर सर्वे जो है इनके घरों का अलग हो, और बाकी 8th क्लास तक पढ़े लिखे या अनपढ़ या कम पढ़े लिखे या जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, उनका सर्वे एक अलग से होना चाहिए। अच्छा। आप पाओगे इनके घरों की परफेक्ट पिक्चर देखिएगा कि इनके घरों में 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है। हाँ। पहला बच्चा अगर लड़की हो गया, लड़की है, तो दूसरा इनके घरों में लड़का हो जाता है। पता नहीं कैसे, क्या मैजिक है, और वो रिपीटेडली इतनी सारी फैमिलीज में कैसा है। हाँ। फिर बहुत सारे देशों में फीमेल फिटिसाइड बैन नहीं है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जाए, पता किया जाए। इतनी मॉनिटरिंग करने के लिए, हालांकि पिछले दौर को जब हम देखते हैं, पिछले 10 सालों से भारत में लैंगिक समानता और सेक्स रेशियो में बहुत अच्छा सुधार भारत के अंदर आया है। हाँ। लेकिन अभी इक्वलिटी नहीं आई है। हाँ, उसका नहीं है। कारण यही है कि क्या पढ़े लिखे लोग करप्शन नहीं करते? सबसे ज़्यादा तो पढ़े लिखे ही करते हैं, वो ही निकालते हैं, और तरीके निकालने वाले भी पढ़े लिखे ही होते हैं। लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि पढ़ा लिखी लोग जो हैं या ज़्यादा अमीर फैमिलीज जो हैं, जो सिटीज़ में रहती है फैमिली, वो मॉडर्न है। हाँ। मॉडर्न है तो इक्वल होंगे, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होता होगा, और ऐसी और पेट्रियार्कल चीज़ें हैं जो नहीं होती होगी, ऐसा हम परसीव करते हैं। हाँ। बट ऐसा सच नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो किसी ने यूं कल्पना थोड़ा की थी, आज़ादी तो सबको मिलनी चाहिए थी। हाँ। 1925 में महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में और भी बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन एक बात एक ही व्यक्ति ने कही, वो थे महात्मा गांधी। हाँ। उन्होंने 1925 में कहा कि हमारे आज़ादी के आंदोलन में तो महिलाएं गायब हैं, और अगर आंदोलन में गायब रही तो ये आज़ादी मिल भी गई तो ये किसी काम की नहीं होगी। वो पहला सेंटेंस था जिसकी वजह से देश की आज़ादी में महिलाओं की भागीदारी होनी शुरू हुई, और उसकी वजह से आप देखोगे कि वो प्रयास तो शुरू हो गया, लेकिन आज भी अगर हम कहें कि देश को किसने आज़ाद किया, ऐसे 50 नाम बताइए, तो 48 नाम जो हैं वो पुरुषों के आएंगे और 2 फीमेल के आएंगे। हाँ। लेकिन थी महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन लिखने वाले जो लोग हैं, जो ये इस तरह का काम है ना, महिलाएं पता नहीं इस चीज़ में मुझे लगता है कि वो
उन पर जो चीज़ें थोपी गई हैं, देवी सादगी, और वो तपस्या करती हैं और वो दूसरे हाँ। को अपनी सारी चीज़ें दे देती हैं, निस्वार्थ भावना से काम करती हैं, जो उनके बारे में पुरुषों ने लिख के दे दिया और उनके दिमाग में चिपका दिया, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट लेती नहीं है। घर में काम करने वाली जिनको हाउस वाइफ पहले कह दिया जाता था, हाँ। अब बेशक से उसको हाउस होल्डर का दर्जा होम दे मेकर। दिया, होम मेकर कह दिया। लेकिन वो जो बाहर काम करता है उसके मन में ये कभी भाव तो नहीं है कि तू 9 से 5 काम करके आया है, मैथमेटिकली इट्स आल्सो इक्वल टू जो 6 से रात के 10 बजे तक घर का काम कर घर रहे। का काम। इट मीन्स जो कार्य उस घर की महिलाओं के द्वारा सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक किया जाता है, वो ग्रेटर देन है उसका जो कार्य है वो 9 से लेकर 5 बजे तक करता है। और अगर मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूँ ना सर, तो जो सिटीज़ में, इवन गांव में महिलाएं जो काम कर रही हैं, अगर 9 से 5 भी वो काम कर रही है ना, तो 6 से 9 वो घर का काम करती हैं, 5 से 10 वो घर का काम करती हैं। बट उसी सेम सिचुएशन में आदमी 5 बजे के बाद घर आके आराम करता है और औरत के हाथ का बना हुआ खाना खाता है। होटल्स में काम करने वाले पॉपुलर शेफ घर में जाके अपनी पत्नी के हाथों का खाना खाते हैं। शेफ महिलाओं की संख्या ज़्यादा नहीं मिलेगी। हाँ। हालांकि उसके हाथ में जादू है, वो जादू वही है जहाँ तक फ्री में खाना मिलता हाँ। है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भारत देश बदल रहा है, महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, हर फील्ड में बढ़ रही है। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारी महिलाएं आगे आ गई हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि 50 साल और लगातार इसी स्पीड से कम 365 डेज अगर काम होगा तो ऐसा हो सकता है कि हम जेंडर इक्वलिटी के देश के अंदर बराबर पहुंच सकते हैं। अगर एक भी वर्ष छूट गया तो वो जेंडर इक्वलिटी कभी भी धरातल पर बराबर रूप से नहीं आ सकती। हम कुछ साल पीछे रह जाएंगे बहुत। WGDP का कॉन्सेप्ट हमने विमेनिया GDP जो कहा, हम पंचायत के समय से मैं पंचायत में एक ही बात करता था। मैं कहता था भाई, मैं ऐसे बोलता था जैसे लोग, माताई तुम सुबह कितने बजे उठती हो? वो बोलती बेटा मैं 5 बजे उठूँ। और किस समय तक काम करती हो? तो वो बोलती भाई 9, 10, 11 बज जाओ, 10 बज जाते हैं। तो फिर साथ में पुरुष होते या लड़के होते। मैं बोला भाई अगर इतना ही काम तुम्हें करना पड़ जाए तो महीने की कितनी तनख्वाह हो? तो लोग डिमांड करते थे मैं तो 50,000 में भी ना करूं। हाँ। तो मैं तभी कहता था, माँ ताई चाची भाभी जो भी बैठी हो, माँ ये देखो तुम जो काम कर रहे हो ना उसकी कीमत मिनिमम तो इसने बता दी 50,000 रुपये है। अगर अब तुम्हें कोई घर का पुरुष कह दे तुम करती ही क्या हो, क्या कमाती हो, तो उसको बता देना कि चौपाल में सरपंच की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये वेरीफाई हो चुका है कि हमारा किया गया कार्य जो है मिनिमम 50,000 पर मंथ का जरूर है। उस इकोनॉमी के अंदर जो घर की इकोनॉमी है उसमें सीधे रूप से हमारा जो श्रम जो हम कर रही हैं उसका सीधे रूप से कंट्रीब्यूशन हमारा भी है, साथ में बराबर की भागीदारी है। लेकिन पुरुष विरोध करते हैं। 18 जून 2012 को जब ग्राम सभा हुई, 19 जून को बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में छप गया कि बीबीपुर गांव ने इतिहास रच दिया है। मेरे डेप्यूटी कमिश्नर का कॉल आया कि उन्होंने मुझे कॉल किया बिल्कुल सुबह सुबह, बोले सुनील मुबारक हो भाई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दिल खुश हो गया। मैं सोचा किस लिए भाई? मैं इस व्यक्ति से शुरू में कह रहा था कि मैं ग्राम सभा करा रहा हूँ, आप इसकी ऑफिशियल अनुमति लेटर पे दीजिए। एक इतिहास रचने जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो नहीं दी। लेकिन अब ये खुश हो रहा है क्योंकि उसको दिल्ली से कॉल आ गया मिनिस्ट्री से कि आपके जिले के बीबीपुर गांव ने तो कमाल कर दिया और ये तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि बताओ गांव के लिए क्या चाहिए। और ये होने के बाद मैं फिर ऐसे लेने वाला क्या था, मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने कहा आप मेरे गांव की जो महिला ग्राम सभा की जितनी भी औरतें उसमें आई थी, आप उनके लिए शहर के होटल में एक लंच ऑर्गेनाइज कीजिए, उसमें आप बैठिए और उनसे बात कीजिए।
वो बोले अरे ये क्या, ये तो कर देंगे, और बताओ क्या चाहिए। मैंने कहा और चीज़ें हम कर लेंगे, आप ये काम कीजिए। वाह। और जब हम करने गए तो गांव के लोगों ने हमें रोक लिया। क्यों? वो मुझे कहते थे कि तुम औरतों को बिगाड़ रहे हो। उनको यूं ही ठीक लगता था कि वो घर में काम करे, ये घर का ही काम में हाँ, मशगूल रहें, हाँ, अधिकार सीख गई तो बुरा हमारे वो हो लिए गड़बड़ जाएगा, हो गड़बड़ हो जाएगी। जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें, उन्होंने टायर तक पंचर कर दिए थे जिन गाड़ियों में हम जा रहे थे, ओ माय गॉड। गांव के ही लोगों के द्वारा। और हम लेट हो गए जाने में, लेकिन वहाँ से 40% महिलाएं वापस चली गई, क्योंकि लड़ाई हो गई एक प्रकार से, उनके घर वाले हाँ, कुछ कुछ कह रहे थे। लेकिन 60% महिलाएं डट गई, वो बोली हम तो जाएंगे सरपंच के साथ। दिस शोज कि पेट्रियार्की कितना डीप रूटेड है, कितने अंदर तक है लोगों के, और कितना आदमी लोग कंफर्टेबल है पेट्रियार्की के नॉर्म्स में और फंक्शनिंग में, कि वो इससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते, और वो औरतों को वापस नीचे खींचेंगे ही खींचेंगे। पुरुष के अंदर कहीं से ये बात वायरस के रूप में शुरू में ही घुस गई और उसका एंटीडोट नहीं बना। वो ये कि लड़की महिला का एम्पावर होना, उसकी जो सत्ता है वो उसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। अच्छा। ये वायरस उसके अंदर घुस गया। उसको पता है वो बहुत काबिल है, हाँ। उसको पता है कि भगवान को सब मानते हैं, कहते हैं भगवान सबको जन्म देता है, लेकिन धरती पे तो जन्म देते हुए सभी ने औरत को ही देखा है। हाँ। इसलिए इस धरती के ऊपर भगवान का सीधे रूप से अगर कोई सिंबल है तो वो औरत है, उसके अंदर वो सीधी सी पावर है। लेकिन फिर वो उसको कमजोर करने पे उतारू हो जाता है। हाँ। पुरुष और महिला को जन्म देने वाली औरत और उससे जन्म लेने वाला पुरुष, हाँ। उसे ही बाद में कमजोर आंकने लग जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। हाँ। कि पहले के पहनावे में आज के पहनावे में बदलाव आया है, लेकिन पहले के पहनावे में जो डिजाइन करने वाला था वो बहुत इंटेलिजेंट बंदे थे। उन्होंने उनके पहनावे में जेब ही नहीं लगाई, और जेब नहीं लगाएगा तो उस जेब में डालने के बारे में कोई सोचेगा कैसे। माय गॉड। और जब तक कोई सोच नहीं बनती ना, तब तक वो उस पे विचार और कार्य करता ही नहीं है। तो वेशभूषा से लेकर हाँ। हर चीज को जिस तरीके से डिजाइन किया गया, कुछ चीजें अच्छी थी, लेकिन कुछ चीजें जानबूझ के षड्यंत्र के तहत की गई, जब से भी वो शुरुआतें हुई। तो महिला को हमेशा त्याग की मूर्ति, बलिदान, हाँ। देवी, सब हाँ। कुछ माना गया। लेकिन मैं तो सीधे कहता हूं कि सब कुछ मानना छोड़ दो उसको। वो जो उसका सिंपल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो उसे मिलना चाहिए। और उसको कुछ मत कहो, उसको नाम से ही बोलो, उसके पैर भी मत छुओ बेशक से, लेकिन उसका जो अधिकार है, वो जिस सम्मान की सीधे रूप से हकदार है, वो उसे दो। उसको कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए कि सामने वाला पुरुष तुम्हारा, चाहे वो घर की महिला हो या किसी ब्यूरोक्रेट के वहाँ काम करने वाली महिला हो या किसी ऑफिसर के वहाँ पर काम करने वाली महिला हो, कि ये व्यक्ति अनादर के भाव से तुम्हें कोई शब्द बोल रहा है। उसको जो मिलना चाहिए वो बराबर का मिलना चाहिए। बेसिक ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ना, वो आदमी हो या फिर एक महिला हो, दोनों के सेम है। हाँ, बस वो इन्फोर्स करना कि हाँ दोनों के सेम है, वैसा माइंडसेट रखना कि जो एक काम एक आदमी कर सकता है वो एक महिला भी कर सकती है। और जिस तरीके वो कर रहा है, जो अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज जो उसे मिल रहे हैं, वो रिसोर्सेज मेरे भी हैं, मैं भी ले सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। वो सब एक माइंडसेट का खेल है। और वो माइंडसेट इतने सालों से सारी महिला जो जनरेशनल कहेंगे ना, कि मैं, मेरी माँ, मेरी दादी, सबके दिमाग में डाला गया है, सोसाइटी ने डाला है, समाज ने डाला है। और ये सब गलती थी हमारे पूर्वजों के टाइम से है, बट ये सही टाइम है कि हम ये चीज़ चेंज करें। दिस इज़ द टाइम। अब देखिए, पिछले दिनों एक अच्छी न्यूज़ ये आई कि
महिला क्रिकेट टीम और पुरुष क्रिकेट टीम दोनों का जो पे उन्हें जो मिलता है खेलने के हाँ, लिए अलग वो है। बराबर किया गया। कर ये दिया। बदलाव है। अच्छा। पहले क्रिकेट टीम बोले तो क्रिकेट टीम का मतलब पुरुष वाली टीम ही समझते हाँ, थे। पहले कोई नहीं अब मानता बदलाव था। होना शुरू हुआ। मुझे ये प्रयोग नरेंद्र मोदी जी का बहुत अच्छा लगा। जब हमारी क्रिकेट और हॉकी की टीम बाहर खेलने के लिए गई, वर्ल्ड कप में गई, बाहर खेलने गई, तो उन्होंने एक एक प्लेयर का नाम लिखकर उसकी स्किल्स साथ में ट्वीट की, उसके फोटो के साथ शेयर की। वाह। ये इस प्रकार के सिंबॉलिक कार्य लगातार 50 सालों तक लगातार करने पड़ेंगे। और वो करेगा कौन? जिस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है। ऐसे कार्य देश के सारे चुने हुए प्रतिनिधियों को, लीडर्स। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाँ। वो सभी करेंगे। इसका सीधा फर्क पड़ेगा घर की पाठशाला में। ट्रू। वो जो घर की पाठशाला है, वहाँ बच्चे का जन्म हुआ, लड़की की किलकारी गूंजी, खुशी हुई। लड़का पैदा होने पर, लड़की पैदा होने पर केक, मिठाई सेम प्रकार की है, गीत गा रहे हैं, बच्ची बड़ी हो रही है, उसका पोषण सही हो रहा है, उसको वैसा ही अच्छा सेम खाने के लिए मिल रहा है। एक गिलास दूध उसको है तो वो उसको भी हाँ, मिल रहा है, पोषण हाँ। पूरा मिल रहा है। चेक किया जा रहा है घर के अंदर, विटामिन डी की कमी इसको भी है, उसको भी है, दोनों के लिए काम किया जा रहा है। आयरन डेफिशिएंसी देखी जा रही है, कैल्शियम डेफिशिएंसी दोनों में देखी जा रही है। पोषण हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, लड़का भी लड़की भी बड़े हो रहे हैं। वो मम्मी पापा को कभी गलत प्रकार का संवाद करते हुए नहीं देखते हैं, वो एक दूसरे पर से जूझते हुए नहीं देखते हैं, पापा की वजह से मम्मी को रोते हुए नहीं देखते हैं, गलत प्रकार के शब्द घर में बोलते हुए नहीं देखते हैं। बच्ची बड़ी हो रही है, 11-12 साल में उससे और उसके भाई जब वो बैठे हैं तो पीरियड के बारे में बातचीत हो रही हाँ। है, और घर में पीरियड चार्ट लगा दिया है। अब जब उसकी पहली डेट आ रही है, पिता माँ लिख रहे हैं कि आज इसको ये डेट आई, आज से शुरू हुई है, फिर जिस दिन खत्म हो रही है वो डेट भी पीरियड चार्ट पर लिख रही है। भाई भी वो चीज़ देख रहा है, पिता सैनिटरी पैड भी ला रहा है, कभी माँ भी लेकर आ रही है। फिर वो और आगे अपनी जर्नी को ऐसे ही जी रही है। फिर वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ चुनती है कि मुझे कौन सा फील्ड लेना है। हाँ। बराबर रूप की मेहनत उन दोनों के लिए की जा रही है, लड़का हाँ। लड़की। अब वो जो लड़का और लड़की की पेरेंटिंग इस तरीके से अगर हो गई दोनों की, तो आगे जो फैमिली होगी, आगे वो जिस इन्वायरमेंट में जाएंगे, तो वो उसको अच्छा ही करने की सीधे रूप से कोशिश करेंगे। बेटा बड़ा हो रहा है तो माँ बता रही है, पिता भी बता रहा है, भाई ये जो पीरियड आए हैं तो एक दिन बंद हो जाने हैं। हाँ। उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। ये मेनोपॉज होंगे और अभी तुम बच्चे हो, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। एक एज ऐसी आएगी हम बच्चे होंगे, आपको वैसी ही सेवा, यही रिवर्ट करना है। सिंपल मॉडल रेप्लिकेट करना है। मॉडल रेप्लिकेट करने का मतलब जब 70s 80s 90s में आ जाएं और किन्हीं भी वजह से माता पिता की स्थिति ऐसी होती है, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सेम तरीके से जैसे उनका पालन पोषण किया गया है, सेम 0 से लेकर, और जो बच्चा जब 15 से 17 साल तक का होता है, हाँ। लास्ट के 15 से 17 साल पेरेंट्स को बच्चों की इस प्रकार की चाइल्ड पेरेंटिंग की ज़रूरत होती है। वो भाव कहना नहीं पड़ेगा कभी किसी को, हाँ। वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे होगा। अब ये है, दिस इज द सबसेट ना। हाँ। अब ये एक छोटा सा सेट है, इसको कोई वो गली देख रही है, उस गली के लोग देख रहे हैं, तो गजब की फैमिली यार, इनके घर में पीरियड चार्ट है, ये है, सारी चीज़ें हैं। तो फिर वो गली के अंदर उस चीज़ पे बातचीत होनी शुरू होती है। उस गली में जब वो लड़की गुजरती है, वो चाहे किसी प्रकार के कपड़े पहने, किसी भी तरीके से बात करे, बोले, लेकिन उस गली के अंदर उसके छोटे कपड़ों की वजह से उसको कुछ नहीं सुनना पड़ रहा है। उसको यूँ नहीं दिख रहा है कि सामने कोई अंकल है या गांव का कोई लड़का है या शहर का कोई लड़का है, अरे ये तो बड़ी गंदी बदनीयत वाला है, मैं यहाँ से नहीं गुजरती, मैं दूसरा रास्ता लूँगी। इस तरह की जो चीज़ें हैं, और वहाँ अगर कोई ऐसा खड़ा होता है तो वहाँ पर अगर कोई पुरुष या महिला है तो उसे टोकने वाला, चल यहाँ से, क्या कर रहा है? रोकने और टोकने की व्यवस्था। रोकने का अर्थ ये होता है कि कोई गलत करे तो मौके पर ही, वो किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करनी। Exactly. और अगर ना भी कर रहा है लेकिन आपके मन में भाव पैदा हो गया कि ये ऐसा
तो नहीं, तो वहाँ पर टोक देना जरूरी होता है। तो ये नए प्रकार का जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो लेकर आएगा। ये क्योंकि मैंने मेरे घर की पाठशाला में हाँ। एक पितृसत्ता के दिमाग वाला लड़का जो गांव का सरपंच बना, उसने अपने गांव में कभी महिला पंचों को शुरुआती समय में बुलाया ही नहीं। उसने उसकी जरूरत नहीं समझी। उसकी बेटी और महिला गांव की महिलाओं के भाव की वजह से वो पूरे तरीके से बदल गया। और मैं ऐसा बदला कि गांव के अंदर गाली देने पर रोक लगाने जैसी व्यवस्था, हाँ। जबकि पहले मेरे मुंह से कई बार गाली निकलती थी, मैं स्वीकार करता हूँ, कई बार बाहर निकल जाती थी, लेकिन एक बार का किस्सा, जब मैं चौपाल में बैठा हूँ और दो पक्ष बात कर रहे हैं और वहाँ महिलाएं भी हैं, और जब किसी ने गाली दी तो मेरी उन महिलाओं के साथ ऐसी बॉन्डिंग, उनको शर्म नहीं आई, मेरी नज़र और सिर ऐसे झुक गया। और फिर मैंने ये निर्णय लिया कि अगर कोई गाली देगा तो उस पर जुर्माना लगेगा। तो सुनील जी, मेरे दिमाग में जो ये सुन के क्वेश्चन आ रहा था, जो आपने गाली बंद करवाने का ट्राई किया अपने गांव में, उसमें ये जो मैंने ट्रेंड देखा है हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास, कि गालियाँ ना यूजुअली विमेन टारगेटेड है, यानी कि गालियों में माँ या बहन के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैंने कोई गाली नहीं सुनी जिसमें भाई या पापा बोल रहा है कोई। तो ऐसा क्यों है कि सेक्सिस्ट गालियाँ क्यों हैं? देखिए, मैं शुरुआती दौर में ही बता रहा था कि जो जरूरी चीज़ें थी वो बड़े तरीके से स्ट्रक्चरल वे से की गई हैं। जैसे उसकी वेशभूषा से जेब हटा दी, उसको देवी का दर्जा दे दिया। किसी पुरुष को देवा कहते हुए सुना है आपने? नहीं। और सुनो, कटोरी का साइज छोटा होता है कटोरे का, कटोरी है ना। आर्टिकल्स में चले जाना, वो कोई जेंडर नहीं है। हाँ। लेकिन सारी चीजें साउंड्स लाइक दैट की वो ऐसा क्रिएट किया गया लिखने वालों के द्वारा। वो चीजें समझ में आएंगी आपको। आप बहुत सारे शब्दों को जो दर्शक देख भी रहे हैं, वो ढूंढोगे तो वहां पे भी आपको डिस्क्रिमिनेशन और वो जैसे साउंड करते हैं ना, वहां से ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ये सारा वोकैब का खेल है। हमारी जीवा पर लार तब उत्पन्न होती है जब हमें हमारा पसंदीदा खाना मिल जाता है। हाँ। गाली दिमाग का ऐसा भोजन बन गया है कि इसको बनाया गया, इसको इस तरीके से रचा गया है प्रॉपर तरीके से कि माँ और बहन और उनके प्राइवेट पार्ट के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में, जिस अंग से हमारा जन्म होता है, जिस माँ के पीरियड आने की वजह से हमारा जन्म होता है, उस विषय पर बातचीत करते हुए शर्म करो और उनको आपस में जोड़कर आप गाली बना दो। हाँ। महिला की अस्मिता को भंग करने का, मानसिक हिंसा करने का, ये पुरुष का वैसा ही प्रयास है, क्योंकि उसको हमेशा से लगता है कि सत्ता की सीधे तरीके से बागडोर जो है वो महिला को नहीं मिलनी चाहिए। ये पूरा रचा बसा इसका फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बनाया गया है। अच्छा। और उससे पूरा प्रोग्राम बना है। तो मतलब जितना नॉर्मली लोग आजकल स्कूल में, ऑफिस में, घर में, सड़क पे गालियां दे रहे हैं, उन्हें ये ही नहीं पता कि कितनी पुरानी रची हुई साजिश है ये। हाँ। औरतों को, महिलाओं को दबाने की, उनकी वैल्यू एक कदम नीचे रखने की। हाँ। सोसाइटी में। हाँ। मैं इस पर जब काम कर रहा था तो मैंने गांव में तो इस पे बैन लगाया, लेकिन 4-5 साल बाद मैं भी भूल गया। एक दिन कोविड के समय मेरी बेटी आई, वो कोई शब्द लेके आई, वो शब्द गाली था। उसने मुझसे जब अर्थ पूछा तो फिर से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे इस पे करना है। फिर गाली बंद घर चार्ट हमने शुरू किया। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि करीबन 60,000 से ज़्यादा घरों में चार्ट लगाया। हाँ। हजारों स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में इसके बारे में सीधे रूप से चर्चा की। एक बार शुरुआत में जब बोलते हैं तो लोगों के दांत दिखते हैं जब गाली पर बात करते हैं। हाँ। लेकिन 10 मिनट के बाद वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। जब मैं गाली को सोचकर कि दो दोस्त अच्छे दोस्त कैसे हो सकते हैं अगर वो एक दूसरे को बहन की गाली दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो कभी भी दोस्त हो ही नहीं सकते। जब ये बात जहाँ पर आती है
तो मैंने बहुत, अब की बार तो 1 जनवरी को कितनी सारे पुरुष, महिलाएं जिन्होंने इस चीज़ का रेजोल्यूशन लिया और उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया कि हम गाली नहीं देंगे, और कितने सभी ने मेरे मैसेंजर पर लिखा, क्योंकि पहले हम किसी भी अभियान को प्रैक्टिकल तौर पे बहुतों जगह करते हैं, क्योंकि हम मीडिया, सोशल मीडिया या उसको आगे बढ़ाने के उसमें काम नहीं करते। हमारा काम है पहले असर हो। अब ये मिशन 5 साल से चल रहा था, लेकिन इसका रील वायरल अब हुआ है। तो आप देखिए कि पंचायत में सरपंच तो मैं 2010 से 15 रहा, हाँ। लेकिन वो अब वायरल हुआ है। जो प्रयास हमने तब किए थे, कितने सालों की मेहनत लगती है एक चीज़ को एक नेशनल मूवमेंट बनाने में। और गाली का जो स्वभाव है वो व्यक्ति को एक प्रकार से मानसिक हिंसा करने वाला बना देती है। ये पहली शाब्दिक हिंसा है एक प्रकार से। अच्छा। हिंसा 2 प्रकार की होगी, आप सीधा किसी को मार रहे हैं, लेकिन शब्दों से अगर किसी को मार रहे हैं तो आप उसको मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, और वो भी इनडायरेक्टली। कितना कूल बन गया है हमारे समाज में गाली देना। मैं खुद आज ऑन कैमरा भी एडमिट कर रही हूँ कि मैंने भी अपनी लाइफ में गालियाँ दी हैं, और माँ बहन की भी दी हैं, और मैं आज फील कर रही हूँ खुद कि कितना गलत किया है मैंने अपनी पूरी लाइफ। और ऐसा नहीं है, मैं भी एक बच्ची थी जिसको समझ नहीं थी इस चीज़ की कि कितना गलत है ये, किस हिसाब से हम वैल्यू गिरा रहे हैं औरतों की, और हम अपने समाज, अपने इंडियन हिंदू कल्चर को कितना स्टेन कर रहे हैं। मैं कहूँगी कि गलत कर रहे हैं हमारे कल्चर्स के साथ हम। बट एक चीज़ जो मेरा क्वेश्चन था सर, इसी चीज़ में आगे अगर हम बात करें कि गाली तो नॉर्मली अब सब देते हैं, तो आपने ऐसा क्या बोला कि लोगों के मन में ये आया कि गाली देना गलत है? सिर्फ आपका ये बोलना कि हाँ विमेन को उन्होंने दबाने के लिए किया पुराने टाइम से, इससे तो लोग समझे नहीं होंगे। ये तो हिस्ट्री बता रहे हाँ। हैं। लेकिन आपने जैसे कितनी बड़ी साहसी लड़की हैं आप, मतलब मैं आपकी तारीफ करूंगा इस बात को, क्योंकि इस चीज़ को सीधे रूप से स्वीकार करना वो पहला कदम है गाली छोड़ने का। अच्छा। और ये मैंने लाखों लोगों को देखा है। अच्छा। और ये एक दिन का प्रयास नहीं है, ये हमने जो चार्ट बनाया वो 4 महीने का बनाया, गाली बंद घर का जो अच्छा। चार्ट है उसमें कि हर दिन कितनी गालियां दी जाती है, नंबर ऑफ लिखा जाता है। अच्छा। सुनने में लोगों को लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता हाँ। है, लेकिन मैं ऐसे हजारों लोगों से मिला सकता हूं जो लोग कहते हैं कि हमने गाली छोड़ दी। और उन्हें टोकने वाले बच्चे, हमने बच्चों को भी उसके अंदर शामिल किया है, जो हाथ जोड़कर उनके घर वालों के सामने खड़े हो जाते हैं जब वो गाली देते हैं। तो ये लगातार करने की प्रैक्टिस है। इसमें ना मेरे को एक वीडियो याद आ रही है, मतलब 2-3 वीडियो मैंने ऐसे देखी हैं जिसमें बच्चे को इंजेक्शन लग रहा होता है तो वो गाली दे रहा है। बिल्कुल माँ बहन की। बिल्कुल सही। छोटा बच्चा इंजेक्शन लग रहा है तो चिल्लाते हुए रोते हुए गालियाँ दे रहा था। अगर वो बच्चा भारत में न पैदा होकर किसी दूसरे देश में पैदा होगा तो वो वहाँ की गालियाँ सीखेगा। मतलब लैंग्वेज जो है चाहे कहीं पर भी कोई भी है, लेकिन आप सारी लैंग्वेजेस को उठाकर देख लेना, इंग्लिश जो गाने हैं उसके अंदर भी बहुत सारी गालियाँ होती हैं। हाँ। मैं एक दौर में जब जिम जाता था तो, अब छोटी छोटी प्रैक्टिस है, आप जहाँ पर हो, मैं जिस जिम में जाता था वहाँ माँ और बहन से जुड़ी हुई गाली गानों के अंदर होती थी, इंग्लिश गानों के अंदर, तो मैं बंद करवा देता था। अच्छा। छोटी सी प्रैक्टिस तो है। मैं कहता था कि इसको बोल के दिखाओ और इसका अर्थ बताओ, जो वो चलाते थे। तो मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया और उन्होंने भी इस आदत को अपने अंदर डाल लिया। चाहे मैं एक ही जिम से बंद करा सका, लेकिन एक प्रयास किया कि आप गलत चीज़ों को बीट बनाकर अगर ऐसे करोगे तो वो बहुत ही पूरे तरीके से गलत है। और अब तो अभी मैंने एक पोस्ट डाली गाली मुक्त ट्रिप करके। अच्छा। कि जब हम ट्रिप पे होते हैं, यार दोस्त होते हैं, ये स्टैंड अप कॉमेडियन जो आज के दिन इतने गंदे शब्द परोस रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, आगे आने वाले समय में क्या ये अपने वीडियो अपने उन बच्चों को दिखा पाएंगे? अपनी बहन के सामने क्या वो ऐसी ही गालियों भरे शो और ऐसे जिस प्रकार के स्टैंड अप कॉमेडियन के अंदर फीमेल सेंट्रिक्स जो ये जोक्स करते हैं, और उसके अंदर वेरिएशन ये नहीं है कि एक ही शो के अंदर हर उम्र के लोग बैठे हुए हैं और कोई
वो उन गंदे जोक को देखकर सुनकर लड़कियां भी हंस रही हैं, लड़के भी हंस रहे हैं। आप देखिए कि उनके दिमाग का भोजन क्या बन गया है। इससे मुझे वो शो याद आता है जो समय रैना का शो है, इंडियाज गॉट हाँ। टैलेंट। तो उसमें यही तो ट्रेंड है कि वो लोग जो आ रहा है इंसान स्टेज पे अपना टैलेंट दिखाने या कुछ भी करने, उनका मजाक उड़ा के, गालियां दे के करोड़ों व्यूज और करोड़ों पैसा कमा रहे हैं लोग। उनको ऐसी ऑडियंस, मतलब बहुत लंबे समय से मेहनत की गई ऐसा ऐसा खाना बनाने के लिए। गालियों, वो शो थोड़ा है, वो तो गालियों के अंदर आप कुछ प्रेपोजिशंस डाल रखे हैं, बाकी तो पूरा शो का नाम आप गाली ही लिख सकते हैं। मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन जो आज के समय कर रहे हैं वो गाली ही गाली है उनके अंदर। हाँ। बाकी स्क्रिप्टिंग थोड़ी बहुत करते हैं, अदरवाइज उनके सारे शो एक जैसे होते हैं, बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट शो हैं सारे के सारे। उसके अंदर थोड़ा बहुत 10 से 15% चेंज करते हैं, अदर 80% शो के अंदर पूरे तरीके से गालियां होती हैं। लेकिन आगे आने वाली जनरेशन आपको इस तरीके के लिए याद रखेंगे कि आपने आपके समाज के लिए, देश के लिए क्या किया है। क्या वो कभी इस चीज़ के प्रति न्याय कर पाएंगे कि जो गंदा कार्य बहुत सारे आज के समय गेम खेल रहे हैं, और गेम के समय छोटे बच्चे जब जुड़ते हैं तो वहाँ पर वो फ्रस्ट्रेशन में उनको गालियाँ देना सिखाते हैं। अगर कोई जैसे मैं मान लो, मैं श्री राम को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। हाँ। मतलब मेरे फेवरेट कैरेक्टर जैसे 3-4 हैं, मैं कृष्ण को भी मानता हूँ, श्री राम को, हनुमान को, या फिर मैं महात्मा गांधी को भी मानता हूँ। हाँ। है ना? क्या जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं। हाँ। अगर किसी को कोई फ्रस्ट्रेशन आ रही है तो उसको ऐसी वाइब चाहिए कि उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाए। Exactly. तो पॉजिटिविटी वाली ऐसी वोकेबलरी के बारे में बात करने के लिए और नए प्रकार के जो शो आए उनके अंदर इस प्रकार के आइडियाज़ लेकर आकर उन पर बात करने की ज़रूरत है। वरना जो ये पूरे तरीके से एक ऐसी गंदी और अविकसित सोच बन जाएगी। हमारे देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। इन चीज़ों पर पूरे तरीके से रोक लगनी चाहिए। हम तो भारत के अंदर इसके लिए सख्त कानून, हालांकि 3 महीने की सजा है गाली देने पर। अच्छा। हाँ, हमने वी आर द फर्स्ट, हमने हमारे अडोप्टेड गांव में इसके लिए महिलाओं के द्वारा FIR कराने के लिए एप्लीकेशन भी दिलवाई कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, वहाँ 2 लड़के आपस में बातचीत करते हुए इन गालियों का प्रयोग कर रहे थे। पुलिस स्टेशन के SHO बड़े यूं हो गए थे, भाई गाली देने पर क्या होगा, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है हम तो सारा ही दिन गालियां देते हैं। हाँ। तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा है, और छोटा छोटा प्रयास है। जैसे मैंने शुरू किया, छोटा सा प्रयास था, और वो आज के दिन कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक कितने सारे गांव हैं, हज़ारों गांव हैं, वहाँ तक हमने फैला दिया। ये सबसे ज़रूरी चीज़ें। और जिस अंग से हम पैदा हुए हैं, पीरियड चार्ट लगाना दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। मैं ये मानता हूँ कि जिस घर में पीरियड चार्ट लग जाएगा, आपको किसी मंदिर मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर कोई व्यक्ति गाली नहीं देता है, घर में पीरियड चार्ट लगाता है, अपनी बेटी के लिए उच्चतम अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड, और उन 4 से 5 दिनों में अगर उसका खुद का कोई ऑफिस है तो उसमें 1-2 लड़की को ऑफ दो जो भी काम करते हैं, और अपनी बेटियों के लिए और अपनी जीवन साथी के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन उसको खिलाओ और उनका ध्यान रखो। अब वही पुरुष को ध्यान रखना है कि मेरी वाइफ जिसकी वजह से बच्चों का जन्म हुआ है, ये पीरियड एक दिन रुकने वाले हैं। हाँ। हमारी फॉर्मल एजुकेशन में तो समझाया नहीं गया, मुझे नहीं पता था मेनोपॉज का। सुनील जी, कई कंपनियां कहती हैं और कई लोग भी कहते हैं कि पीरियड लीव सही नहीं है, पीरियड लीव की ज़रूरत नहीं है औरतों को। कहीं ऐसे लीडर्स ने और एंटरप्रेन्योर्स ने भी कहा है कि महिलाओं को पीरियड लीव्स की ज़रूरत नहीं है। देखो, सबको ज़रूरत बेशक से ना हो, लेकिन आज के सिनेरियो में देखिए, पीरियड किस चीज़ पे निर्भर है? मानसिक स्वास्थ्य पे निर्भर है, पहली चीज़। प्लस पीरियड जो लड़की को हर महीने रेगुलर आए, उसको आगे के महीने के लिए फिर से तैयार होना है। आराम करना तो एक थेरेपी है ना। हाँ। आराम क्यों ना करे? अगर एक दिन की लीव उसको अगर दे दी आराम करने के लिए, हाँ। भाई आप पहले तो कहते थे मंदिर नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, ये खाना नहीं बनाएगी, हाँ। ये अशुद्ध हो जाएगा। आपका काम अशुद्ध नहीं होता है क्या? हाँ। हाँ,
काम की बात करो वहाँ पर अलग प्रकार के एक्सक्यूजेज आ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ऑप्शनल कर दो बेशक से, लेकिन पीरियड लीव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं तो उसका समर्थक हूँ। मैं तो देखो 2 बेटियों का पिता हूँ और मैंने उन्हीं की वजह से अच्छा जहान देखने की कोशिश की है। मुझे तो लगता है उस समय के अंदर वो दर्द पुरुषों को एक बार वो उस लेवल का, उस डेल्ट का दर्द एक बार सहन करवा के दिखाओ। फिर कौन कौन ऐसे हैं जो पीरियड टी या दादी नानी के जो नुस्खे थे वो घरों में नहीं रहे I हैं। agree. पीरियड टी खरीदेगा कौन, लोगों क्या को आपने लगता अपने है। घर में कभी ऐसा किया है कि आपके घर में जैसे अगर आपकी वाइफ या आपकी बेटियों के पीरियड्स आए हुए हैं तो वो किचन में नहीं जा सकती, अचार को हाथ नहीं लगा सकती, मंदिर नहीं जा सकती, ऐसा कुछ किया है? मेरी बेटी को पीरियड नहीं आया है अभी तक। मेरी बेटी फर्स्ट पीरियड स्माइल कैंपेन चलाती है उसके स्कूल में। अच्छा। हाँ, मेरी वाइफ का पीरियड इरेगुलर था जब मुझे इसकी प्रॉपर नॉलेज हुई है। मैंने पहले मेरे घर में मेरी पत्नी का जो इरेगुलर पीरियड थे उसी पे प्रॉपर काम किया है अच्छा। और उसका रेगुलर पीरियड है प्रॉपर। और मैं तैयार हूँ उसकी पोस्ट मेनोपोज और मेनोपोज की स्थिति के लिए, वो जब भी आएगी। तो ये एक जीवन साथी के काम है और एक हाँ। बेटे के भी, कि जो बेटा बड़ा हो रहा है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो या बेटी उसे अपनी माँ के मेनोपोज का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें मैं जानना चाहूँगी, मैंने आपका एक पोस्ट देखा था जिसमें आपने गांव में मेनोपॉज क्लासेस फॉर मेन शुरू की है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि वो जेब नहीं लगाई थी महिला को, तो उसको आज तक अपने स्वास्थ्य पे खर्च करने की है ना आदत नहीं है। कितनी सारी ऐसी लड़कियां जो खुद का हेल्थ इंश्योरेंस लेती हैं, है ना, और फिर माओ के बारे में तो सोचेगा ही कौन। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होनी शुरू हो गई है। तो इसलिए माँ का जो मेनोपोज है या जीवन साथी का जो मेनोपोज है उसके बारे में ख्याल रखना, इसलिए मैंने गाँव की से लेकर शहर तक मेनोपोज क्लासेस फॉर मेन चलाना शुरू किया करीबन 1 साल से। अच्छा। उसमें मैंने चार्ट भी बना दिया। अब तो अभी लेटेस्ट मेरी वाइफ का बर्थडे था 18 दिसंबर का, मैंने मेरी वाइफ से ही लॉन्च कराया उसको। अच्छा। उसमें उसके जितने सिम्टम्स होते हैं 42 के करीब जो सिम्टम्स हैं उसके, वो सभी खोज के निकाले हैं। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी सारा उसके अंदर डाला है। उसको घरों में लगवाना भी हमने शुरू किया है। और पुरुषों के साथ जब हमारी बातचीत हुई, 98% पुरुषों को तो पता ही नहीं कि मेनोपोज के बाद क्या होता है। तो पुरुषों को, क्योंकि आज भी यूँ माना जाता है कि पैसे उसके हाथ में है, गांव हो या शहर हो, और वहाँ पर उसकी जो जिम्मेवारी बनती है ताकि मेनोपोज की स्थिति आने पर या परी मेनोपोज की अगर वो सिम्टम्स देखता है तो वहाँ पर उसको कैसे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसका डाइट प्लान कैसे बनाना है, उसका योगा कैसे होना है। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को कहेंगे, अपनी माँ के बारे में कितने ऐसे लोग हैं जो यूँ सोचते हैं कि चलो यार इनको स्पोर्ट्स शूज़ दिलवा दें, इनको पार्क में घुमाना सिखाए। ऐसी चीज़ें नहीं सोचते ना। कि तो हेल्थ जो है फीमेल का, तो मैं तो बहुत डेडिकेटेड हो गया हूँ फीमेल लाइफ की तरफ, कि यार उसका इतना सारा संघर्ष होने के बावजूद वो इतनी सारी चीज़ें करती है। तो हम पुरुषों को तो हमेशा ऐसा रहना चाहिए उनके प्रति। कभी अगर कोई भाव उनको उनकी पीरियड और मेनोपोज के उसमें जब उनके मूड स्विंग होते हैं, हमें नॉलेज ही नहीं है, अगर उसका मूड स्विंग और उसका व्यवहार सही नहीं है हम उनसे लड़ने लग जाते हैं। ट्रू। एंड इसकी नॉलेज आई थिंक महिलाओं को भी नहीं है इतनी। महिलाओं, क्योंकि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे थे और हमने इन चीज़ों को महिलाओं की ग्राम सभाओं में, वीमेन फ्रेंडली पंचायत्स में बहुत सारा डिस्कस किया। तो उसके बाद हमने पुरुषों के लिए ये काम करना, जैसे गाली वाला अभियान हो गया, वीमेन हैप्पीनेस चार्ट भी इसी प्रकार का जो कैंपेन है हमारा, जिसमें कि एक महिला औसतन बता रहा हूँ मैं आपको कि करीबन 140 से 60 घंटे पूरे महीने में खुश मुश्किल से रहती है। अच्छा। हाँ, 720 घंटे होते हैं। तो आप वो रेशियो भी, ये मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा तो हमने ये सारी कैलकुलेशन की और तब हमें लगा कि महिलाओं ने जो हमारे लिए किया है, एक माँ के तौर पर, बहन के तौर पर, जीवन साथी और सारी जितनी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी रही, तो उनका ऋण है हमारे ऊपर। और इसलिए मैंने सोचा कि ये पूरा जो जीवन है मेरा, ये महिलाओं की सेवा नहीं बोलूँगा, ये मेरे एक अच्छे ह्यूमन होने का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझ में हो रहा है वो मैं
लगातार जीवन पर्यंत करता रहूँगा। कर्तव्य है हमारा। ये कर्तव्य है और ये भावना है जो वो विकसित हो गई है। हाँ। क्योंकि मुझे यूं लगता है कि एक एहसास की वजह से, बेटी के एहसास की वजह से उसने मुझे पूरे तरीके से बदल दिया। और देखो, मुझे एहसास हुआ, मैं बदला। ये जो बाकी के, चाहे किसी महिला के अंदर भी पैट्रियार्की की कोई परत क्यों ना जमी हो, और पुरुषों के अंदर 45% के अंदर तो बड़े वाली पैट्रियार्की है, 30% के अंदर लाइट वाली और छुपी हुई पैट्रियार्की है। तो जिस दिन उनको भी एहसास होगा, मुझे लगता है वो भी बदलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एहसास का सॉफ्टवेयर ही अकेली ऐसी चीज़ है जो पैट्रियार्कल वायरस को डाउनलोड होने पर परमानेंटली किल कर सकता है। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। मुझे आपसे बात करके इतना इंस्पायर्ड फील हो रहा है। एंड मेरा मन नहीं कर रहा है इस एपिसोड को एंड करने का, बिकॉज हम इतना कुछ सीख सकते हैं आपसे। बट ऑन दिस नोट मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे एक चीज़ मांगना चाहती हूँ। आप इतने चेंजेस ला रहे हैं हर जगह, और गांव से स्टार्ट करके आप, मुझे पता है, पूरे नेशनल लेवल पे चेंजेस लाएंगे। तो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं मेंटल हेल्थ पे काम करती हूँ। तो आई थिंक गांव में मेंटल हेल्थ की नॉलेज, यानी कि मानसिक कुछ इश्यूज़ हैं तो उनकी नॉलेज एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना जितना इम्पॉर्टेंट है जितना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, इन सब की नॉलेज गांव में अभी कम है। आई थिंक आप भी इससे अग्री करेंगे। मुझे एक मौका मिला ज़िंदगी में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सर के साथ काम करने का। अच्छा। उन्होंने स्मार्ट ग्राम परियोजना जब देश के 100 गाँव में लागू की, मुझे एक मौका मिला राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी उनके साथ काम करने का। अच्छा। उन्होंने 100 गांव स्मार्ट ग्राम के नाम पर गोद लिए और उन पर बेहतरीन तरीके से सर ने काम करने की कार्य प्रणाली शुरू कराई। अच्छा। और उसमें मेरे बीबीपुर मॉडल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट को लागू किया था। अच्छा। इस देश में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड वर्ड सुना हो। मैंने मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड का प्रॉपर कोर्स किया है। और 2016 में हमने जो 100 गांव अडॉप्ट किए, वहाँ मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड के लिए हमने ट्रेनर भी गांव के अंदर बनाए। ये कार्य भी हम वैसे कर चुके हैं, और गांव-गांव में हमने टीम लाडो बनाई हुई है, उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारी टीम लाडो आज के दिन AI लाडो में तब्दील हो रही है। अच्छा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चैलेंज ना मानकर, एक प्रकार से वो AI जो है, एक प्रकार से वो जीवन में आ गई है, तो उसको सही तरीके से महिलाओं का जीवन उससे और अच्छा कैसे हो सकता है उस टूल का प्रयोग करके। जैसा कि मेरे सेल्फी विद डॉटर से लोगों के अंदर भावनाएं आई। और सेक्स रेशियो में देखो, मैं अकेला यूँ नहीं कहता कि सारा क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए, लेकिन हमने शुरुआत की, संघर्ष किया, लोगों ने ट्रोल किया, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करवा दिए, परमानेंटली डिलीट करा दिए, लेकिन हम माने नहीं। ये एक अच्छे इंसान, एक अच्छे पिता, अच्छे जीवन साथी, अच्छे बेटे, अच्छे भाई की ये जिद है कि लोगों में एहसास का जन्म करवाकर इस पितृसत्ता के वायरस को समाप्त कराना है। That's a beautiful thing. बट मेरा मन नहीं कर रहा है एपिसोड एंड करने का, बिकॉज मुझे एक और चीज़ जो आपसे जाननी है। आपने जो बात करी AI पावर्ड पंचायत की, तो ये AI पावर्ड पंचायत क्या है? मैं जब गांव का सरपंच था तो मैंने देश को पहली डिजिटल पंचायत दी थी। अच्छा। और जब मेरे अंदर कुछ पैट्रियार्की के गुण थे और मैं पिता नहीं बना था, उससे पहले मुझे देश भर में हाईटेक सरपंच नाम से जाना जाता। अच्छा। मैंने BSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ था, तो देश की पहली ऑफिशियल ग्राम पंचायत की वेबसाइट बनाकर हाईटेक ग्राम पंचायत बनाया। देश में सबसे पहले ऑनलाइन RTI देने का एक नया चलन शुरू किया हमने। और उसके बाद मैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली रहा हूँ। अब क्योंकि ग्राम पंचायतों को काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और ग्राम पंचायत अपने प्रपोजल कैसे बनाए, अपनी ब्रांडिंग कैसे करे, अपनी कार्यशैली में इसका प्रयोग करके वो अपने काम, अपनी जो समस्याएं हैं उनके समाधान कैसे ढूंढे और समस्याओं को अधिकारियों तक कैसे भेजे, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा टूल है एक प्रकार से।
और उसका प्रयोग मैं ग्राम पंचायत को आज के समय सिखा रहा हूँ। अच्छा। और फीमेल सरपंचेस को मैं बहुत एम्पावर, मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी फीमेल्स को एम्पावर करने की रहती है। एक ट्रेनिंग भी हम इसमें कर चुके हैं, अच्छा। जहाँ पर गांव की एक जो सरपंच है उससे खुद का उसका ईमेल आईडी जनरेट कराकर और एआई का प्रयोग करके एआई में वॉइस नोट के द्वारा हिंदी में पूरा नोट लिखवा कर और उसमें एआई से सुजेशन मांगकर उसकी एप्लीकेशन को बड़ा बेहतर बना के गूगल पर जाकर गूगल बोलो का प्रयोग करके उसके डिप्टी कमिश्नर का ईमेल एड्रेस निकलवा के जस्ट सारा काम कॉपी पेस्टिंग के द्वारा करवा कर, लेकिन वो पूरी चीज़ें उसको पढ़ाकर करवाई गई, सिखाया पूरे तरीके से और प्रैक्टिस करवा के। ये कार्य जब हमने शुरू कराया तो हमने इसका रिजल्ट देखा कि खुद कमिश्नर्स ने उनको अप्रोच किया है। तो ये गांव के लिए AI 2025 जो ईयर है, ये एक प्रकार से पूरे कंट्री के लिए रेवोल्यूशनरी होने वाला है। आई एग्री। देश की 65% आबादी गांव में रहती है। अच्छा। आज के समय में भी, और 65% आबादी ही की वजह से हमारी जो आर्थिक व्यवस्था पूरे देश की जो है वो बहुत अच्छी और ज़्यादा बन सकती है। AI टूल का प्रयोग ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर मैं AI सेल्फ हेल्प ग्रुप, AI आंगनवाड़ी केंद्र, AI आशा वर्कर वहाँ तक लेकर जाने का मैंने प्रॉपर तरीके से प्लान बनाया है। अच्छा। और ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं, देखिए आप किसी न किसी गांव को जानते होंगे या आप जिस गांव से हैं, आपके सरपंच के साथ बातचीत कीजिए, उसके साथ गूगल जूम मीट कीजिए और गांव की समस्याओं के बारे में जानिए। उसको थोड़ा सा टेक्निकली उसको थोड़ा सा साउंड करिए अपने गांव के सरपंच को, या अपनी मर्जी से गांव की कोई भी समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए अपनी तरफ से लिखना शुरू कीजिए। इवन जो लोग शहर में रह रहे हैं वो अपने गाँव की भी मदद कर सकते हैं। ये उन्हीं के लिए है। हाँ। कि जो ऐसे हैं वो ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट जो हमने लागू कराया था कि आप आपके गांव की ग्राम सभा ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। वहाँ की समस्या को एड्रेस करने के लिए आप सीधे तौर से आपकी ग्राम पंचायत की मदद कर सकते हैं, आपके गांव की ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो जिस दिन इस गांव के देश इसी प्रकार से विकसित हो जाएंगे, महात्मा गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, ग्राम पंचायत के 29 अधिकार उसको सीधे तरीके से मिले। और अगर हम AI का सदुपयोग करके, उसके हालांकि चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अगर AI को सीखोगे नहीं तो उसके जो चैलेंज होने हैं और उनकी वजह से बहुत सारे जो नेगेटिव माइंड्स हैं, जैसे जो लोग गाली देते हैं वो नेगेटिव माइंड्स हैं एक प्रकार के, उन गाली देने वालों पर तो मुझे दया आती है, और जो भी लोग गलत करते हैं मुझे उन पर दया ही आती है, क्योंकि उनका दिमाग समाज को बनाने के लिए काम नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि जो भी ऐसे पॉजिटिव माइंड्स हैं वो AI का प्रयोग और AI के चैलेंज भी बता दे। कल को किसी लड़के का गलत प्रकार से फोटो वीडियो, हमारे कितने सारे सेलिब्रिटीज जो हैं उनकी लाइफ को ख़राब करने के लिए प्रयोग किया गया। आगे जर्नल लाइफ में भी ऐसा होने वाला है, लेकिन AI से घबराने की ज़रूरत नहीं है। AI को भारत बड़े अच्छे से स्वीकार करेगा, इसका गलत प्रयोग नहीं करेगा। गाँव शहर लड़की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। That's beautiful. मेरा तालियां बजाने का मन कर रहा है सर। You are an inspiration. आप हमारी जनरेशन के महात्मा गांधी हैं जो इतना बड़ा चेंज ला रहे हैं, एंड मेरे को इतना ऑनर फील हो रहा है आपकी प्रेजेंस में बैठने का, आपसे आज ये सब बातें जानने का, सीखने का। मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारी ऑडियंस से, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप सहमत हैं इन चीज़ों से, बिकॉज़ एक गांव तो बदल गया, अब देश बदलने की बारी है सर। और इस देश को बदलने के लिए हमारी युवा पीढ़ी, हर पीढ़ी को काम करने की ज़रूरत है। और जैसे आपने सिखाया कि ग्राउंड लेवल पे घर में स्टार्ट करना है, फिर गली में स्टार्ट करना है, फिर अपने मोहल्ले में करना है, और ऐसे पूरा देश बदलेगा। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, इट्स अ मच नीडेड कॉन्सेप्ट। 2025 में हमारा गोल होना चाहिए ऐसी चीज़ों पे काम करने का, इंस्टेड ऑफ जिन चीज़ों में हम फंस रहे हैं जो किसी काम की भी नहीं है और हमारे लिए मेंटली एक तरीके से प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने के लिए। आप इतनी दूर से आए हैं हमारे साथ ये एपिसोड करने के लिए। वी आर ग्लैड
कि आपने हमें ये सब बताया। आई होप कि ऑडियंस को इतना अच्छा लगे कि हम पार्ट 2 भी करें और आपसे और कुछ जाने, बिकॉज आपकी नॉलेज, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी बातें, इट्स लाइक पूरा एक पैकेट है जिसको हम ले सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं आपसे सीख के। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर आपको प्रेज करते हैं, एंड टुडे आई सैल्यूट यू। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, और ये बराबर की खुशी है। और आप जैसी साहसी लड़की के साथ मुझे ये शो करके वाकई में खुशी महसूस हुई है। और मेरे आगे की जो कहानियाँ जो भी मैं कहीं सुनाऊंगा तो मैं आपके वाक्य का जिक्र जरूर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। बहुत आई शुक्रिया। होप मैं आपके साथ जुड़ी रहूं और आपके साथ मिलके कुछ बड़ा काम करूं अपनी लाइफ में भी। एंड इस एपिसोड के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आई होप हमारी ऑडियंस भी सिमिलरली फील कर रही हो। प्लीज़ कमेंट करिए, जितना आप सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को उतना ये लोगों तक पहुंचेगी। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पे शेयर करिए, एंड नमा टॉक्स को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज तभी हम ऐसे और एपिसोड्स ला पाएंगे। कीप वॉचिंग नमा टॉक्स। थैंक यू। रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने। अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें। कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा